हेलो एवरीवन, आज का ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ, आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग फंडामेंटल राइट को कवर करने वाले हैं। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही आप अगर अन्य किसी प्लेटफॉर्म पे कनेक्टेड होना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसके माध्यम से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट जो है वो भारतीय संविधान के भाग 3 में दिया गया है। फंडामेंटल राइट अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक फंडामेंटल राइट के बारे में प्रोविजन दिए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है आज का ये। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में बहुत सारे प्रोविजन जो हैं वो किसी न किसी देश से लिए गए हैं या किसी न किसी देश से इंस्पायर्ड है। ठीक उसी तरह फंडामेंटल राइट अमेरिका के संविधान से इंस्पायर्ड है। देखिए, फंडामेंटल राइट को भारत का अधिकार पत्र यानी कि मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद कर ले। भारत का मैग्ना कार्टा भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट को कहा जाता है। ब्रिटेन में इसे बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। फ्रांस और अमेरिका में इसे प्राकृतिक अधिकार कहे जाते हैं। ये जो है फंडामेंटल राइट, ये अधिकारों का एक समूह है। इसमें कई सारे अधिकार दिए गए हैं जो भारत के सिटीजन को भी प्राप्त है, जो भारत के नॉन सिटीजन को भी प्राप्त है। यानी कि फंडामेंटल राइट दोनों के लिए है। जब हम इसके प्रोविजन को पढ़ेंगे, जब हम इसके आर्टिकल को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कौन से आर्टिकल सिटीजन के लिए है, कौन से आर्टिकल नॉन सिटीजन के लिए है। फिलहाल जो ये सेशन है ये अभी बेसिक होने वाला है फंडामेंटल राइट के। देखिए, फंडामेंटल राइट राज्यों को प्रतिबंधित करता है। फंडामेंटल राइट राज्य को प्रतिबंधित करता है कि वो कोई भी ऐसा कार्य ना करे जिससे किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का हनन हो। अगर ऐसा कोई कार्य करता है तो फिर ऐसे जो कार्य जिसके माध्यम से व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है उसको शून्य घोषित कर दिया जाएगा, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया जाएगा। कौन करेगा घोषित? प्रश्न उठता है तो कोर्ट करेगी घोषित। इसीलिए कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट को न्यायिक संरक्षण प्राप्त है न्यायालय के माध्यम से। देखिए, इसका दरअसल उद्देश्य यही है कि ये राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्श की स्थापना की बात करता है। साथ ही ये देश में लोक व्यवस्था बनाए कैसे रखा जाए इसकी बात करता है। अब हम देखेंगे कि फंडामेंटल राइट से क्यों कहा जाता है। बहुत आवश्यक पॉइंट है, आखिर फंडामेंटल राइट ही क्यों कहा गया है इसे। जैसे अन्य अधिकार को जहां कहीं भी सम्मिलित किया गया है तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के नाम से जाना जाता है, बट इसे फंडामेंटल राइट क्यों कहा गया? क्योंकि ये व्यक्ति के बहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है। व्यक्ति के बहुमुखी विकास से तात्पर्य है उसके भौतिक विकास से, उसके नैतिक विकास से, उसके आध्यात्मिक विकास से, उसके बौद्धिक विकास से। तो इसके लिए वो आवश्यक था, इसीलिए इसको फंडामेंटल राइट एक भाग बना करके उसमें इसको रख दिया गया। और दूसरा कि जो आपने पहले अभी पढ़ा इस सेशन में कि राज्य को प्रतिबंधित किया गया है कि वो कोई भी ऐसा कार्य न करे जिससे व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का हनन हो। तो इस कारण से उसको फंडामेंटल राइट कहा जाता है। अब नाम क्यों दिया गया फंडामेंटल राइट? मूल अधिकार ही क्यों नाम दिया गया? कोई और भी नाम दिया जा सकता था। तो दरअसल इसको मूल अधिकार नाम देने के पीछे रीजन यही है कि संविधान जो है ऐसे अधिकारों को प्रत्याभूत या संरक्षण प्रदान करता है। अब आपके पास ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि आखिर प्रत्याभूति या संरक्षण कैसे प्रदान करता है, तो चलिए देखते हैं आगे। जब हम आर्टिकल 13 सब आर्टिकल 1 पढ़ेंगे तो वहां हम देखेंगे सब आर्टिकल 1 में कहा गया है कि राज्य कोई भी ऐसा विधि नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता हो। अगर राज्य ऐसा करता है, ऐसा विधि बनाता है, तो वो उल्लंघन की मात्रा तक शून्य कर दिया जाएगा। दूसरा, जब हम अनुच्छेद 13 सब आर्टिकल 2 देखेंगे तो वहां ये कहता है कि अगर कोई विधि पहले से बनी हुई है, संविधान लागू होने से पहले से, भले ही वो ऑपरेट में हो या ना हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, इंपॉर्टेंट ये है कि वो रिपील्ड नहीं हुआ होना चाहिए। तो ऐसी विधि जैसे ही संविधान लागू हुआ, संविधान लागू होने के उपरांत अगर वो संविधानिक या फंडामेंटल राइट के असंगत है तो असंगत की मात्रा तक उसे शून्य कर दिया जाएगा। तो दोनों के लिए हो गया प्रावधान कि भाई जो बाद में राज्य ऐसा ना करे, जो पहले कर चुका है वो असंगत होगा तो असंगत की मात्रा तक शून्य हो जाएगा।
इसके बाद न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति दी गई है। इसको हम जुडिशियल रिव्यू भी कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है। दरअसल संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो जब न्यायालय की स्थापना हुई तो न्यायालय को इससे शक्ति भी दिए जाने चाहिए थे, जिसके माध्यम से न्यायालय उस शक्ति का उपयोग करे, और अगर कोई ऐसा कदम उठाता है तो उसको अनसंवैधानिक करे। तो इसके लिए न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति उन्हें प्रदान की गई। इसके माध्यम से जब कभी कोई राज्य कोई विधि ऐसा बनाता है, यानी कि विधायिका कोई विधि बनाती है या कार्यपालिका को ऐसा आदेश देता है या अध्यादेश देता है या फिर कोई रूल रेगुलेशन बनाता है, तो अगर वो संविधान के उपबंध के विपरीत है, उसका उल्लंघन करता है या असंगत है, तो उसको न्यायालय अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देती है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के प्रयोग द्वारा। दरअसल ये संवैधानिक वैधता की जांच करता है कि ये संवैधानिक है या नहीं है। इनके द्वारा विधायिका कार्यपालिका के द्वारा किए गए कार्य संवैधानिक है या नहीं है, ये चेक करने के लिए इस शक्ति को इसमें ऐड किया गया है। अगर नहीं है संवैधानिक तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देती है न्यायालय। इसके बाद आता है कि संवैधानिक उपचार के लिए उपबंध क्या है, किस उपबंध के माध्यम से वो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग करे। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 32 दिया गया फंडामेंटल राइट में, ये खुद एक फंडामेंटल राइट है। और हाई कोर्ट के लिए अनुच्छेद 226 दिया है। अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग कोई सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपने अधिकारों को प्रत्याभूत करवाएगा, और 226 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट में जाके अपने अधिकारों को प्रत्याभूत करवाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ दोनों कोर्ट जो है वो अधिकारों के संवैधानिक अधिकार को प्रत्याभूत करने का क्षेत्राधिकार रखता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट। तो इन दोनों के लिए ये प्रोविजन दे दिया गया। इसके माध्यम से वो रीट इशू करते हैं। 5 तरह के रीट होते हैं, जब हम रीट पढ़ेंगे तो जानेंगे। तो टोटल 5 तरह के रीट होते हैं जिसके माध्यम से न्यायालय अधिकारों को प्रत्याभूत करता है, जिसमें से पहला होता है हेबियस कॉर्पस, दूसरा होता है प्रोहिबिशन, तीसरा होता है सर्सरी, चौथा होता है मैंडेबस, पांचवा होता है क्यू वारंटो। तो इसको हम एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से जानेंगे, क्योंकि रीट बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत अच्छे से समझना होता है। और नेक्स्ट होता है कि मूल अधिकार दिया गया है तो उस पर निबंधन भी कुछ लगाया गया है, और ये निबंधन संविधान के उपबंध के अनुसार ही इस पर निबंधन लगाया जा सकता है, अन्यथा इस पर निबंधन नहीं लगाया जा सकता है। अब हम देखेंगे फंडामेंटल राइट के सामान्य लक्षण क्या है। लक्षण भी जानना आवश्यक हो जाता है कि आखिर लक्षण क्या है। तो लक्षण में सबसे पहला जो पॉइंट होने वाला है वो है कि अधिकारों को संविधान द्वारा प्रत्याभूत किए गए हैं। तो आपने पीछे पढ़ा ही, जो अधिकार है उसको संविधान द्वारा संरक्षित किया गया है। इसके बाद जो मूल अधिकार है ये वाद योग्य है, ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। यानी कि जब किसी के अधिकार का उल्लंघन होगा तो उसके लिए न्यायालय में वो वाद ला सकता है और न्यायालय उसको प्रत्याभूत करवाएगी। मूलाधिकार जो है ये अत्यंतिक नहीं है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है अत्यंतिक नहीं है। अत्यंतिक तब होता है जब इस पर निर्बंधन नहीं लगाए जा सकते थे, क्योंकि इस पर निर्बंधन लगाए जाते हैं और निर्बंधन मूलाधिकार में ही प्रविष्ट किए गए हैं। उसके लिए आप देख सकते हैं अनुच्छेद 19 के सब क्लॉज 1 में अधिकार के लिस्ट दिए गए हैं, और 19 क्लॉज 2, 3, 4, 5 इसमें उन पे किस तरह से रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा उन अधिकारों पे जो 19(1) में दिए गए हैं, तो उसका प्रोविजन दिया गया है। क्योंकि फंडामेंटल राइट राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, तो राज्य के विरुद्ध प्राप्त है तो कैसे इसको देखा जाएगा। तो इसको देखने के लिए आर्टिकल 13 आपने देखा कि राज्य को सब आर्टिकल 1 में कह रहा है कि भाई राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगी। इसके बाद क्लॉज 2 कह रहा है कि अगर पहले से कोई विधि है अगर असंगत है तो असंगत की मात्रा तक शून्य हो जाएगा। फिर राज्य क्या होता है ये प्रश्न उठती है। तो राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में दिया गया। जब हम अनुच्छेद 12 को कवर करेंगे तो हम राज्य को समझेंगे, क्योंकि राज्य एक अपने में बहुत बड़ा टॉपिक है। आज तक न्यायालय इसको डिसाइड करने में लगी हुई है कौन से अथॉरिटी राज्य में शामिल है, कौन से अथॉरिटी राज्य में शामिल नहीं है। इसके बाद जो फंडामेंटल राइट है इसको निलंबित भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि फंडामेंटल राइट है तो इसको निलंबित नहीं किया जा सकता, इसका निलंबन भी किया जा सकता है। क्योंकि फंडामेंटल राइट बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था, उद्देश्य ही तो यही था। क्योंकि संविधान में तो सारे अधिकार दिए हुए हैं, तो उसको फिर फंडामेंटल राइट में डाल के उसको सेपरेट करने की क्या आवश्यकता थी। सेपरेट करने के पीछे रीजन यही था कि जब कभी भी राज्य कोई मनमाने ढंग से कोई भी
दायित्व को व्यक्ति पे अधिरोपित करने की कोशिश करेगा तो उसमें से कुछ अधिकार हैं जिसपे वो मनमाने ढंग से दायित्व को अधिरोपित नहीं कर सकता है, वो व्यक्ति के खिलाफ कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं बना सकता है। तो उसमें से कुछ को सिलेक्ट करके फंडामेंटल राइट में डाला गया। तो अब प्रश्न उठती है कि भाई ये निलंबित भी हो सकता है क्या? जब राज्य को निर्देश दिया जा रहा है कि आप कोई कोई प्रतिबंध लगाया जाएगा कि आप कोई भी ऐसा कार्य नहीं कीजिएगा, तो क्या निलंबन कर सकती है? तो हाँ, उसके लिए प्रोविजन दिया गया है। उसमें बस प्रोविजन यही है कि जब कभी भी आपात की स्थिति हो जाएगी, जब अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा हो जाती है, तो जब हम आपात की उद्घोषणा को पढ़ेंगे तो समझेंगे कि आखिर आपात की उद्घोषणा जब होती है तो क्या क्या चीजें उसमें निलंबित होता है, कि क्या होती है आपात की उद्घोषणा, क्यों किया जाता है। फिलहाल अभी शॉर्ट में समझ लेते हैं कि आपात की जब भी उद्घोषणा प्रवृत्ति में आएगा तो राज्य, सबसे पहले राज्य 358 जो आर्टिकल है उसके अंतर्गत अनुच्छेद 19 को छोड़ के जितने भी अनुच्छेद हैं उस सबको निलंबित कर सकता है। और आर्टिकल 359 के अंतर्गत राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके जितने भी आर्टिकल हैं उस सबको निलंबित कर सकता है। और जब आर्टिकल को निलंबित वो करेगा तो करने के दौरान जो, चूंकि फंडामेंटल राइट पर जब भी उसके हनन की बात होगी तो सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए बात लाया जाएगा, हाई कोर्ट में लाया जाएगा। तो प्रश्न उठता है कि क्या जब निलंबन हो जाएगा तब भी लाया जा सकता है क्या? हालांकि राष्ट्रपति जब 359 के अंतर्गत आदेश देती है तो उस आदेश के समय आप अधिकार जो निलंबित हुआ है उस अधिकार के प्रवर्तन के लिए आप न्यायालय में नहीं ला सकते हैं सूट। ऐसा प्रोविजन आर्टिकल 359 में दिया गया और व्यक्ति कोर्ट में नहीं ला सकता है, कोर्ट द्वारा उसे प्रवर्तित नहीं करवा सकता है। तो इससे रिलेटेड कुछ केस भी देखने होंगे। क्या हुआ था जब पहला केस आया था, जो माखन सिंह का हम केस देख रहे हैं, माखन सिंह वर्सेस पंजाब राज्य का जब मामला हुआ था, तो इस मामले में जो निरुद्ध व्यक्ति था, जो निरोध आदेश पारित हुआ था, उसकी वैधता को न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जबकि ऐसा 359 के अंतर्गत नहीं करना चाहिए था क्योंकि नहीं करवा सकता है, चुनौती दी गई थी। लेकिन जब एडीएम जबलपुर का मामला आया तो बातें पलट गई। एडीएम जबलपुर के मामले में न्यायालय स्पष्ट कर दिया कि भाई जब 359 के अंतर्गत राष्ट्रपति कोई आदेश जारी किए हुए हैं तो उस दौरान कोई भी निरोध आदेश की वैधता नहीं, वैधता के लिए किसी भी न्यायालय में उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता है, ऐसा वो साफ कर दिया गया एडीएम जबलपुर के मामले में। तब से यही सिस्टम है कि भाई जब भी 359 का आदेश पारित होता है तो उसके लिए हम न्यायालय में उसकी वैधता के लिए चुनौती उसको नहीं दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखना होगा, फंडामेंटल राइट को सैनिकों के संबंध में निर्बंधित या कम किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? सैनिकों के संबंध में। आर्टिकल 33 देखिएगा, आर्टिकल 33 फंडामेंटल राइट में ही दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट में ही प्रोविजन देकर के फंडामेंटल राइट को ही निर्बंधित या कम करने के लिए प्रोविजन कर दिया गया। 33 में स्पष्ट कर दिया गया है कि लोक व्यवस्था के रख रखाव के प्रावधान से प्रभावित सैनिक के संबंध में संसद कानून द्वारा मूल अधिकार को प्रतिबंधित या कम कर सकता है। आर्टिकल 33 ये साफ कर दिया भाई जहां लोक व्यवस्था की बात होगी तो उसको सिद्ध करने के लिए लोक व्यवस्था बनी रहे, तो इस स्थिति में संसद जो है वो कानून द्वारा जो फंडामेंटल राइट है उसके अधिकार को प्रतिबंधित या कम कर सकती है सैनिक के संबंध में। फिर नेक्स्ट जब हम अनुच्छेद 34 देखते हैं तो अनुच्छेद 34 कहता है कि संसद विधि द्वारा उस विशेष क्षेत्र में जहां मार्शल लॉ लागू है, जहां मार्शल लॉ लागू है उस विशेष, यानी कि पार्टिकुलर प्लेस की बात हो गई है कि जहां मार्शल लॉ लागू है उस क्षेत्र के संबंध में मूलाधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है, ये आर्टिकल 34 कह रहा है। फिर आती है कि क्या अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद किसी भी मूलाधिकार को संशोधित कर सकती है? जब हम इतने सारे चीजों को देखें तो अब प्रश्न ये भी उठ जाता है कि भाई क्या 368 के अंतर्गत संसद मूलाधिकार को संशोधित कर सकती है? क्योंकि संसद कानून बना के अनुच्छेद 33 के संबंध में वो तो प्रतिबंधित या कम कर सकती है। 34 को देखें, आर्टिकल 34 को, तो उसमें मार्शियल लॉ जहां लागू है, मार्शल लॉ, वहां पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। क्या 368 के अंतर्गत संसद मूल अधिकार को संशोधित कर सकता है? तो इसके लिए हमको केस देखना होगा, चूंकि ये अपने में पार्टिकुलर अपने में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जो सेशन आएगा जिसमें इसको कवर करवाया जाएगा। फिलहाल हम शॉर्ट में समझते हैं।
मामला केशवानंद भारती के मामला को देखते हैं क्या कहा गया। तो केशवानंद भारती का जो मामला है इस पे लास्ट जजमेंट है और इसी को फॉलो किया जा रहा है तब से। केशवानंद भारती के मामले में ये साफ कर दिया गया कि आर्टिकल 368 के अधीन संसद संविधान के किसी भी उपबंध में, जिसमें मूलाधिकार भी सम्मिलित है, किसी भी तरह का संशोधन कर सकता है। ये तो साफ कर दिया कि भाई कर सकता है, किसी भी तरह का संशोधन किया जा सकता है जिसमें फंडामेंटल राइट भी शामिल है। बट एक चीज उसमें ये लगा दिया गया कि आप कीजिए संशोधन, बट संविधान के आधारभूत ढांचे नष्ट नहीं होने चाहिए। जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो नष्ट नहीं होना चाहिए। तो बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड जितने आर्टिकल फंडामेंटल राइट में है वो नष्ट नहीं होगा, तो वो नष्ट आप नहीं कर सकते। तो दैट मीन्स स्पष्ट हो गया कि उससे रिलेटेड जो प्रोविजन है उसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती है। आई होप ये जो लेक्चर था बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा आपके लिए। ये बेसिक नॉलेज था फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। फिर टाइम टू टाइम लेक्चर आते रहेंगे। फिलहाल जब आप फंडामेंटल राइट के कुछ नेचर को समझ लेते हैं तो आपके लिए आर्टिकल समझना आसान हो जाता है। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें मोटिवेशन मिलती है आगे की वीडियो बनाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो आ जाएंगे टाइम टू टाइम। इसी तरह हमारे चैनल से कनेक्टेड रहिए। आपको कैसा लगा ये लेक्चर, आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं रहा, तो आपको जो भी कुछ रिएक्शन देना हो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हमारे लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपका रिएक्शन। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।